नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NCERT 10th क्लास हिस्ट्री जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य जो पहला जो लेसन है वो हम अध्ययन करेंगे। और आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य कैसे हुआ। यूरोप में 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार कौन थे? फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ये 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार कौन थे? फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उनमें सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। कि जो फ्रेडरिक सारियो है वो कहाँ से था? एक फ्रांसीसी क्या था? एक कलाकार था। और इसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। क्या था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यूरोप और अमेरिका के लोग वो इस पहली जो श्रृंखला जो चित्र है उसमें दर्शाया गया था कि सभी उम्र के और सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत है वो 1789 में होती है। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। कि किनको स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे? कौन कलाकार है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान? यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में एक और दूसरे मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। एक में तो क्या है? मसाल है और दूसरे हाथ में क्या है? मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। क्या है? मनुष्य की अधिकारों की घोषणा पत्र है। कब की बात है? 1789। जब फ्रांस की क्रांति होती है तो उसमें एक चित्र दर्शाया गया है, उसमें बताया हुआ है। और प्रतिमा के सामने जो जमीन पर है वो क्या है? निरकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए। निरकुश संस्थान है जो निरकुश है वो उनके जो अवशेष है वो बिखरे हुए है। वो कहाँ पे? जमीन पर है। सारियो है, फ्रेडरिक सारियो है, एक फ्रांसीसी कलाकार है। फ्रांसीसी जो कलाकार है वो क्या बता रहे कि कल्पना दर्श है यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए थे। ये सारियों के अनुसार है जो कल्पना दर्श कर रहे हैं। यूटोपिया में दुनिया के लोग हैं अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। कि जो यूटोपिया में दुनिया के लोग हैं यूटोपिया में जो दुनिया के लोग हैं वो किस रूप से पहचाने जा रहे हैं? कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से पहचान होती है उनकी। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड जब क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है और स्विट्जरलैंड है जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस किस से पहचाना जा सकता है? क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे। जो झंडा है उसका कलर कैसा है? काला है, लाल है और सुनहरा झंडा थामे है। ये दिलचस्प है कि जिस समय सारियो ने ये छवि निर्मित की थी, जो चित्र बनाया था, जो फ्रेडरिक सारियो है फ्रांसीसी कलाकार है, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। कि जब ये चित्र बनाया गया था सारियो के द्वारा, जब जर्मन लोग क्या एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने हुए था, संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा नहीं था, जो झंडा वह थामे हुए थे। 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। कि 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषाई जो है रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन जो लोग हैं उनके बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। जर्मनी लोगों के बाद जो है ऑस्ट्रिया है, 2 सिसिलियों की राजशाही है, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड, आयरलैंड है, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग में कौन है? ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए। कौन है अपनी नज़र है जमाए हुए? ईसा मसीह, संत और फरिश्ते।
चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक में, चित्रकार है इसमें दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में भी किया गया है कि और इस अध्याय में कई ऐसे विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियो ने चित्र 1 में की थी। फ्रेडरिक सारियो एक क्या था? एक फ्रांसीसी चित्रकार कलाकार था, फ्रांसीसी है और कलाकार था। 19वीं सदी के दौरान 19वीं सदी कौन सी 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद क्या बन गया था? एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। कि 19वीं शताब्दी में कौन? राष्ट्रवाद कैसी एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। किसने? 19वीं शताब्दी में किसने? यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में। और इन परिवर्तनों से जो यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। 19वीं शताब्दी के परिवर्तन आया था यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में। और इस परिवर्तन राजनीतिक और मानसिक जगत के परिवर्तन के बाद क्या? बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर कौन सा राष्ट्र राज्य का उदय था? राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। और यूरोप से लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास था, विरासत की भावना थी। साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं था आम लोगों की सरगर्मियों में निर्मित थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रिया पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रीय अस्तित्व में आए थे। निरंकुशवाद क्या है? जो निरंकुशवाद है वो क्या है? जो निरंकुशवाद है ऐसी सरकार, कैसी सरकार? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। कि ऐसी सरकार जिस पे किसी का अंकुश नहीं होता। कि ऐसी शासन है, कोई ऐसा शासन है जिस पे किसी का अंकुश नहीं है। और इतिहास में ऐसे राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता है कि जिस पे कोई क्या अंकुश नहीं लगाया जा सकता। और ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? निरंकुशवाद सरकार कहते हैं। अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल और दमनकारी सरकारें होती है। सैन्य बल, सैनिकों के बल पर शासन किया जाता है और ऐसी सरकारों को दमनकारी सरकारी होती है। इसे निरंकुशवाद भी कहा जाता है। जो कल्पनादर्श थे यूटोपिया में, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। जो अर्नेस्ट रेनन है ये क्या कह रहा है कि एक राष्ट्र क्या है? जो फ्रांसीसी की दार्शनिक है, कौन थे? अर्नेस्ट रेनन थे। कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। और जो फ्रेडरिक सारियो भी एक फ्रांसीसी कलाकार थे। जो अर्नेस्ट रेनन है वो भी एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। इनके अनुसार क्या है कि एक राष्ट्र क्या है? कि 1823 से 1892 में इनका जन्म हुआ है। 1823 में जन्म हुआ है अर्नेस्ट रेनन। और ये क्या कह रहा है कि 1882 में सोबान विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। कि 1882 में जो अर्नेस्ट रेनन है इन्होंने एक सोबान विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र के बारे में बताया कि राष्ट्र क्या है। कि बाद में ये व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक क्या था? शीर्षक था राष्ट्र क्या है? नेशन, राष्ट्र क्या है? इस निबंध में रेनन अन्य लोगों के द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र किनसे बनता है? राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। ये राष्ट्र है समान भाषा हो, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। ये किसका था? रेनन का थे। एक दार्शनिक थे, फ्रांसीसी से थे। राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ये कह रहे कि एक राष्ट्र है जो लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का एक चरम बिंदु स्रोत है। ये किसने कहा था? कि फ्रांसीसी दार्शनिक रेनन के द्वारा। शौर्य वीरता से युक्त अतीत,
महान पुरुषों के नाम और गौरव वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव होना, वर्तमान में एक समान इच्छा होना, संकल्प का होना, साथ मिलकर हर महान काम करना और आगे से काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होना, ये सब ज़रूरी शर्तें हैं एक राष्ट्र के बारे में। ये रेनन ने अपने एक निबंध जो उन्होंने रेनन ने का एक बार में निबंध छपता है, उसमें एक राष्ट्र के बारे में बताया गया था कि राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्र क्या है? एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह से है, रोज होने वाले जनमत संग्रह से है। प्रति उसके निवासी है। अगर सलाह लिए जाने की किसी का अधिकार है तो वह निवासी है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र का वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्र का जो अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि एक ज़रूरत भी है। उनका मान स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून हो और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। ये बात रेनन ने एक जो राष्ट्र के बारे में बताया था उसका एक निबंध छपता है और उसमें एक राष्ट्र के बारे में बताया गया था। जनमत संग्रह क्या है? निरंकुशवाद हमने देखा, एक शब्द आया था निरंकुशवाद। ऐसी सरकार जिस पे कोई अंकुश नहीं होता शासन के लिए, और वो शासन जिसमें सैन्य बल या दमनकारी के द्वारा चलाया जाता है वो निरंकुशवाद होता है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव की स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत जिसे कहा जाए कि आप जो एक इलेक्शन है या कुछ एक कोई काम करवाना है तो उसमें कहते हैं कि आप उससे मतदान करें, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, परंतु वोट जरूर दीजिए। वो क्या होता है? एक जनमत संग्रह होता है। सभी लोगों से एक प्रस्ताव के बारे में पूछा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति है और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1789 में होती है। फ्रांसीसी जो एक फ्रांस से कलाकार कौन थे? फ्रेडरिक सारियो। कौन थे? फ्रेडरिक सारियो। और एक दार्शनिक भी थे। कौन थे? रेनन भी कहाँ से थे? फ्रांस से थे वे। फ्रांस से थे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है कब हुई थी? 1789 में। कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था। 1789 की जब क्रांति होती है तो उसमें एक फ्रांस कैसा था? एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर किनका था? निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुशवाद राज्य कौन था? जिसमें किसी पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। क्या होता था? सैन्य के बल शासन किया जाता है। वो क्या था? एक निरंकुशवाद होता था, निरंकुश शासन होता था। और 1789 जब फ्रांस की क्रांति होती है तो कैसा था? निरंकुश शासनवाद था, क्योंकि एक राजा के द्वारा सैन्य के बल, एक ताकत के बल शासन चलाया जाता था। और उसके बाद क्या? फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए। फ्रांसीसी जो क्रांति होती है 1789 में, उसके बाद क्या हुआ? राजनीतिक बदलाव और संवैधानिक बदलाव हुए। संविधान बनाया गया, कुछ नियम बनाए गए, संवैधानिक कानूनों की तरह से चलाया जाए। और क्या? एक राजनीतिक है, जो शासन चलाया जा रहा है, जो शासन किसके द्वारा? सैन्य बल, जो निरंकुशवाद शासन था उसको फ्रांसीसी क्रांति के बाद इसको खत्म किया गया। और उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित कर दिया। जो क्या थी? जो प्रभुसत्ता क्या थी? राजतंत्र, जो एक राजा के द्वारा क्या था? एक शासन, जो शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा था? सैनिकों के बल या एक ताकत के बल, उसको उखाड़ कर क्या किया गया? किनको सौंपा गया? फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी। क्योंकि जो प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, जो लोगों के द्वारा चुनाव, एक शासन का चुनाव, एक शासक का चुनाव है वो किया जाने लगा। पहले क्या था?
1789 की क्रांति से। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई है उससे पहले फ्रांस में क्या था, एक निरंकुशवाद था, निरंकुशवाद। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये शासन किसके, नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की, जो क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। राष्ट्र का गठन किसके द्वारा होगा, लोगों के द्वारा। कब बात की गई थी, 1789। फ्रांस की क्रांति होती है, उसमें कहा गया उसकी नीति तय करेंगे। प्रारंभ में से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए, फ्रांसीसी जो क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। किसकी पहचान, सामूहिक पहचान, पितृभूमि और नागरिक, सिटीजन और पैट्रिक, ये क्या थी, ये पहचान उन्होंने बताई सामूहिक। जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, एक समान अधिकारों प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा क्या बनाया गया, एक नया तिरंगा झंडा बनाया गया फ्रांसीसियों के द्वारा और चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्र की जगह ले ली थी। जो पहले एक राष्ट्र था उसकी जगह किसने ले ली थी, अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक नया झंडा बनाया था। और जो इस स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा। क्या थी स्टेट जनरल का चुनाव किनके द्वारा, नागरिकों के द्वारा, समूह के द्वारा किया जाना। पहले क्या था, एक निरंकुशवाद था, इससे एक ही शासन, एक ही राजतंत्र पे एक ही राजा के द्वारा शासन चलाया जाता। उसका नाम बदलकर जो स्टेट जनरल थी उसका नाम बदल कर क्या किया गया, नेशनल असेंबली। नेशनल जो असेंबली है वो स्टेट जनरल का नाम बदल के किया गया था। और जो चुनाव है स्टेट जनरल का अब किसको सौंप दिया, नागरिकों के द्वारा। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। किसके नाम पे, एक राष्ट्र के नाम पे हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, क्या लागू की गई, केंद्रीय प्रशासनिक। भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए थे। 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद की बात है। और आयात और निर्यात शुल्क को समाप्त की। पहले टैक्स होता था क्योंकि एक राजा था, उसको टैक्स ज़्यादा लेता था आयात और निर्यात पे, और उसको भी समाप्त किया गया। और क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया। जो क्षेत्रीय बोलियाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया कि आप अपनी क्षेत्रीय बोलियाँ वो बोल सकते हैं। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। राष्ट्र की जो साझा भाषा कौन सी बनी थी, पेरिस में फ्रेंच जैसी बोलियाँ। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्रीय राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। किनका, क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की थी, जो क्रांतिकारी है 1789 में हुई थी, उन्होंने क्या घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या भाग्य है, फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या भाग्य है, फ्रांसीसी राष्ट्र का एक भाग्य है वो लक्ष्य था यूरोप के लोगों को, किनके, यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं, जो एक सैनिक बल के द्वारा शासन चलाया जाता है उनसे मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटना की खबर किनके के पास गई थी, यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्रों, शिक्षित, मध्य वर्गों के अन्य सदस्य कौन सा क्लब था, जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। किसकी, जैकोबिन क्लबों की। और उनकी गतिविधि और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में, किसके दशक में, 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। तो क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रीयवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, वह अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस से पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में क्या, पहले से ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर, फ्रांस में जो राजतंत्र, जो राजा का है वो लाकर नेपोलियन निस्संदेह प्रजातंत्र को भी नष्ट कर दिया। नेपोलियन ने निस्संदेह प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया ताकि मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसके क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तरंग संगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिससे किस संहिता के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन की संहिता। 1804 की नागरिक संहिता किसकी संहिता से जाना जाता है, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। जन्म पर आधारित
विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, साहित्य को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को भूदास्त और जमींदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपति और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार, तनाव और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक बड़े इलाके में दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थान, जैसे कौन से स्थान है, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, कई शहर है जैसे ब्रुसेल्स, मेज, मिलान, वारसा, फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरफ से स्वागत किया गया, मगर ये शुरुआती उत्साह सिगरी दुश्मनी में बदल गया। ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बड़े हुए सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। क्या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बंटे हुए थे। कि 18वीं शताब्दी में यूरोप किन किन में बंटे हुए थे? राजशाही, डचियों और कैंटनों में बंटे हुए थे, जिनके शासकों को स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे। पूर्वी और मध्य यूरोप किन के वंश में थे? निरंकुश राजाओं, जो शासन सेना बल के एक राजतंत्र के द्वारा चलाया जाता था। जो यूरोप है किन के भी, पूर्वी और मध्य यूरोप किन में था? निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। इन इलाकों के तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप के लोग हैं, वो अपनी पहचान नहीं कर पा रहे थे, वो किसी समान संस्कृति के भागीदार नहीं मानते थे। कौन से? पूर्वी और मध्य यूरोप के लोग। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते, विभिन्न जातीय समूह के सदस्य। उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रिया हंगरी प्रशासन करने वाला कौन था? ऑस्ट्रिया और हंगरी प्रशासन करने वाला कौन सा था? हैब्सबर्ग साम्राज्य। कई अलग अलग क्षेत्रों जनसमूह को जोड़कर बना था। जो ऑस्ट्रिया और हंगरी जनसमूह कौन सा था? हैब्सबर्ग था। एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में है लोम्बार्डी और वेनेसिया और इतालवी भाषावी प्रांत भी शामिल थे। अंग्रेजी में आधे से ज़्यादा लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। अंग्रेजी में कौन सी भाषा अधिक से बोलते थे? मैग्यार भाषा। जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। जो गालिसिया में कुलीन वर्ग क्या थे? पोलिश भाषा बोलते थे। गालिसिया में कौन सी भाषा? पोलिश भाषा। और हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे से ज़्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते? मैग्यार भाषा। गालिसिया में पोलिश भाषा बोलते थे। प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे। उत्तर में क्या था? बोहेमियन और स्लोवाक, कोर्नियोला, स्लोवेन्स। दक्षिण में क्रोएट, पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग थे। कि उत्तर में कौन थे? बोहेमियन और स्लोवाक। और कौन थे? कोर्नियोला, स्लोवेन्स।
दक्षिण में कौन थे? उत्तर में तो ये हो गए, दक्षिण में जो दक्षिण है, दक्षिण में कौन थे? क्रोएट। और पूरब की तरफ, जो पूरब की तरफ कौन थे? वो थे ट्रांसिल्वेनिया। और ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ाने देने वाला नहीं था। इस तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राज्य का विचारण कैसे उभरा? कुलीन वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कौन था? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक था, मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक था, कुलीन वर्ग यूरोपीय और महाद्वीपीय का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के तथा उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? फ्रेंच भाषा का। फ्रेंच भाषा का। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते, मगर शक्तिशाली कुलीन वर्ग की संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग क्या थे? कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर बुदास खेती करता है। कौन सी खेती होती है? बुदास। जो कि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी। पूर्वी और मध्य यूरोप में कैसे थी? जागीरों में, जिससे कौन सी खेती करते थे? बुदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, और जिनका जो अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी में दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड में जो औद्योगिकीकरण है वो कौन सी शताब्दी में प्रारंभ हुआ था? 18वीं सदी के दूसरे भाग में। फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ था औद्योगिकीकरण का। फलस्वरूप नए सामाजिक समूह जो अस्तित्व में आए, श्रमिक वर्ग के लोग, मध्य वर्ग, उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे। उदारवादी राष्ट्रवाद को क्या माने थे? जो उदारवादी राष्ट्रों के क्या माने थे? वो यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशक में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा की मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए एक आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। कि उदारवाद मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब क्या था? जो मध्यम वर्ग है उनके लिए जो उदारवाद का मतलब क्या था? व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। ये मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था। व्यक्ति के लिए आज़ादी हो, कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता जो सहमति से बनी हो। राजनीतिक रूप से उदारवाद किस पर सहमति सरकार पर जोर देता था? जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी जो क्रांति होती है 1789 के बाद, उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति, संविधान था संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता भी पर भी बल देते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। याद करेंगे क्रांतिकारी जो फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला जो राजनीतिक प्रयोग था वो था मोहम्मद देने और चुने जाने का अधिकार। जो फ्रांसीसी जो क्रांति होती है उनका जो पहला जो लक्ष्य क्या था? पहला जो लक्ष्य था कि पहला राजनीतिक प्रयोग था कि मोहम्मद देने और चुने जाने का अधिकार केवल किनको? संपत्तिवान पुरुषों को ही हो हासिल था। तो संपत्तिहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया।
केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। किसके टाइम में फ्रांस में जो है सभी जो वयस्क पुरुष है मताधिकार प्राप्त था? कौन से? जैकोबिन शासन के टाइम। और फिर नेपोलियन की संहिता आती है जो 1904 नेपोलियन संहिता समिति मताधिकार वापस आई, जो समितियों को मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं के जो आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया। किसने कर दिया था? नेपोलियन ने। संपूर्ण 19वीं सदी तक 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिला और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य के द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान बढ़ते मध्यम वर्गों की ये जोरदार मांग थी। हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन की प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों में 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। इसमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी। 1833 में हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग पर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी का 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता। कितने नाकों से? 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं की वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। किसके अनुसार? वजन और आकार के अनुसार, जो कि हर क्षेत्र को अपनी नाप तौल व्यवस्था थी। हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने वाला पैमाना क्या था? कपड़े को नापने वाला पैमाना क्या था? एल था। एल क्या था जी? एल। जबकि लंबाई जगह और बदलने के लिए घटती बढ़ती थी। अगर एक एला कपड़ा फ्रंट में खरीदा जाता था तो कितने सेंटीमीटर था? 54.7 सेंटीमीटर। मेंज क्या था? 55.1 सेंटीमीटर था। 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग 65.6 सेंटीमीटर और फायरबर्ग 53.5 सेंटीमीटर। एक नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तु, लोग और पूंजी का आगमन बाधा रहित हो। 1834 में किसकी पहल थी? पर्सा की पहल। 1834 में पर्सा की पहल पर शुल्क संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया था। जोलवेराइन स्थापित किया गया था किसकी पहल पर? पर्सा की पहल पर। 1834 में अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ में शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, आर्थिक हितों के राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उसे पनप रही व्यापक राष्ट्रीयवादी भावनाओं की आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अठारह सौ 15 के बाद एक नया रूढ़िवाद। पहले रूढ़िवाद कैसा होता है? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है। रूढ़िवाद क्या है? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा है, स्थापित संस्थान है, उन पर जोर देता है। तेज बदलाव की बजाय क्रमिक धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। वो क्या? रूढ़िवाद है। 1815 नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवादियों की भावना से प्रेरित थी। जो यूरोपीय सरकार किनसे थी? नेपोलियन की हार के बाद रूढ़िवाद की भावना से। रूढ़िवाद है मानते हैं राज्य और समाज को स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। ये रूढ़िवाद क्या समझते हैं कि राज्य है, समाज को स्थापित करने के लिए कुछ परंपराएं हैं, जो राजतंत्र है, चर्चा है, सामाजिक में ऊंच नीच है, संपत्ति है और परिवार को बनाए रखना क्या, ये इनका विचार था, परंपराएं थी। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांतिकारी से पहले दौर में वापसी नहीं करते थे। नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और
भूदासत्व की समाप्ति, यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। कि 1815 में ब्रिटेन है, रूस है, पर्सा है, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इस सम्मेलन में मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? ड्यूक मेटरनिक। जो ड्यूक मेटरनिक थे वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ड्यूक मेटरनिक कहाँ से थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? ड्यूक मेटरनिक ने यह सम्मेलन किया था वियना में। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की कौन सी संधि? वियना की संधि। वियना की संधि है वो कब हुई? 1815। वियना की संधि 1815 में तैयार की, जिसका उद्देश्य क्या था? कई सारे बदलाव को खत्म करना और नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस में उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। और उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया। उत्तर में किसका? नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था। नीदरलैंड है उत्तर में स्थापित किया, उसमें कौन था? बेल्जियम भी शामिल था। कौन था? बेल्जियम भी शामिल था। और दक्षिण में क्या था? उत्तर में नीदरलैंड जिसमें बेल्जियम शामिल था, दक्षिण में पिटमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। उत्तर में क्या? बेल्जियम जोड़ा गया था और दक्षिण में पिटमोंट में क्या जोड़ा गया था? जेनेवा। पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जो कि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ऑस्ट्रिया को इटली का नियंत्रण सौंपा गया, उत्तरी इटली का। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों को जर्मन महासंघ स्थापित किया। नेपोलियन ने कितने राज्यों को जर्मन महासंघ स्थापित किया था? 39, जो बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को क्या? पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि पर्सा का जो सेक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया था। सबका उद्देश्य क्या था? उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने जो बर्खास्त कर दिया। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। 1815 में क्या थी? रूढ़िवादी शासन जो व्यवस्थाएं थी वो निरंकुश थी। आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती। उन्हें इन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने क्या नियम बनाए थे? सेंसरशिप के नियम बनाए थे, जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त करके उन बातों पर नियंत्रण लगाना जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता व्यक्तियों के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की समृद्धि उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा उठाया गया पहला मुख्य मुद्दा था क्या था? प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी। 2.4 हमारा है क्रांतिकारी। क्या है? क्रांतिकारी। क्रांतिकारी 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रीयवादियों को भूमिगत कर दिया। किसके बाद? 1815 के बाद किसके? उदारवादी और राष्ट्रवादियों को क्या कर दिया? दमन के भय ने। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों की परीक्षण देने और विचार का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए थे। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। वियना की जो स्थापना है वो संधि है 1815। और साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबंध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी। इटली का क्रांतिकारी कौन है? जूसेप्पी मैत्सिनी।
ज्यूसेपी मैत्सिनी है वो कहाँ से था? इटली का था। इटली का। कहाँ से था? इटली का। कौन था? ज्यूसेपी मैत्सिनी, जिनका जन्म कब हुआ था? 1807 जेनेवा में हुआ था। जो ज्यूसेपी का जन्म कब हुआ था? 1807 में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। किस सदस्य का संगठन था? किसका था? कार्बोनारी का एक सदस्य था। कौन था? वो था ज्यूसेप्पी। ज्यूसेप्पी का जन्म कब था? 1807 में। कहाँ से था? इटली का था। और किस संस्था का सदस्य था? कार्बोनारी का गुप्त का था। 24 साल की व्यवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए, कहाँ से? लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। उसके बाद 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला कौन सा था? मार्सेई में यंग इटली। जो मार्सेई में यंग इटली, किसने? ज्यूसेप्पी ने एक संगठन बना। दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। क्या था इन्होंने? जो ज्यूसेप्पी मैत्सिनी है, ये एक संगठन बनाया था कार्बोनारी, उसको यहाँ से उसको हटा दिया गया, उसको उसमें शामिल नहीं किया। फिर इसने 2 संगठन बनाए थे। कौन सा एक संगठन था? पहला जो संगठन था वो था मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप था। और मैत्सिनी का विचार क्या था? जो मैत्सिनी है इटली से था, इनका जो विचार था, ये क्या विश्वास रखते थे? ईश्वर की मर्जी के अनुसार। क्वेश्चन बन सकता है, ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र है ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। ये किसका था? मैत्सिनी। कहाँ से था? इटली से था। इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के प्रबंधों की तरह नहीं रह सकता। इससे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही, एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसके इस मॉडल की देखी देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड गुप्त संगठन कायम किए गए थे। मैत्सिनी के द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सौंपन से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे क्या बताया कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था मेटरनिख। 1830 से 1848 जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य कौन है जी? इटली और जर्मनी के जो राज्य हैं वो ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया था। शिक्षित है, मध्यवर्गीय है, विशिष्ट लोग थे। इनमें से कौन कौन थे? प्रोफेसर थे, स्कूली अध्यापक थे, क्लर्क थे, वाणिज्य और व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग भी शामिल थे। प्रथम विद्रोह है फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। प्रथम जो विद्रोह कब हुआ था? प्रथम जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था जुलाई 1830 में हुआ था। और बुर्बो राजा जी ने 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के दौरान सत्ता में बहाल किया गया। उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। इनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। जो बुर्बो राजा उनको बहाल करके उसको हटा के कौन से एक नया अध्यक्ष है वो शासक बना था संवैधानिक राजतंत्र का, वो लुई फिलिप बना था। किसकी जगह स्थान लिया था? बुर्बो राजे की जगह। और मेटरनिख ने एक बार ये भी कहा, मेटरनिख है इसने एक बार ये कहा कि एक टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो किसको सर्दी जुकाम हो जाता है? बाकी यूरोप को है वो सर्दी जुकाम हो जाता है। ये टिप्पणी किसने की थी? ये टिप्पणी की थी मेटरनिख ने। जुलाई जो क्रांति से है, बर्सलेस भी विद्रोह में भड़क गया। जुलाई क्रांति से कौन है? बर्सलेस में भी विद्रोह है वो क्या हो गया? भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम है वो किससे अलग हो गया? नीदरलैंड से। किस क्रांति से? जो जुलाई क्रांति से। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। कौन था? यूनान का एक स्वतंत्रता संग्राम था। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य किसका हिस्सा था? 15वीं सदी में यूनान का। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रीयवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ था? 1821 में आरंभ हो गया था। यूनान में राष्ट्रीयवादियों का निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला।
किनका समर्थन मिला? जो यूनान के साथ जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे उनको समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। किसके? यूनानी संस्कृति है प्राचीन, उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए एक जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए। 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। 1832 की कस्तूनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता भी दी थी। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या थी? राष्ट्रीयवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्रीयवाद का जो विकास है किनसे नहीं हुआ? क्षेत्रीय और युद्धों से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति में एक अहम भूमिका थी। राष्ट्र के निर्माण में किसकी एक अहम भूमिका थी? संस्कृति की। किसकी? संस्कृति की। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रीयवादी भावना को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया था। किसने? कला, काव्य और कहानी, किस्सों ने राष्ट्रीय भावना को गढ़ने में व्यक्त करने में जो है सहयोग किया था। रोमानीवाद को देखें तो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकार और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान में महिमा मंडन की आलोचना की। उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावना पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक कौन है? योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में निहित थी। किसने कहा था? जर्मन दार्शनिक कौन है? योहान ने। रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी किसके? संस्कृति के आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती है। राष्ट्र की जो सच्ची जो भावना है वो प्रकट होती है किसमें? आत्मा, लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्य में। लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश का ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, जिनसे अधिकांश निरक्षर थे। खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता था। किस पे लागू होता था? पोलैंड पे, जिसका 18वीं शताब्दी के अंत में रूस, पर्स और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। यदि पोलैंड और स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी। इसके जरिए रखी थी राष्ट्रीय भावना, संगीत के जरिए और भाषा। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया। पोलेनेस और माजुरक्का जैसे लोक नृत्यों का राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया गया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा का स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर उसे रूसी भाषा की जगह जबरन ला दिया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ। रूस के विरुद्ध एक युद्ध होता कब? 1831 में, और जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। और इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा का एक हथियार बनाया। चर्चा की योजनाओं और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें यह सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह क्या था? भूख है और कठिनाइयाँ और जन विद्रोह क्या था? 1830 के दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। किसमें? यूरोप में जनसंख्या में वृद्धि हुई। 1830 के दशक के बाद ज़्यादातर देशों में नौकरियां ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी और ग्रामीण क्षेत्रों का अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्ती में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों में अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर महाद्वीप से पहुंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी। उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था।
केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के इन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बजट बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। और 1815 में एक किया है जो सिलेसिया ने बुनकरों उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जो सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कब किया? 1845 में। कब किया? 1845 में। कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के गांव की घटना इस प्रकार बयान की थी। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है उदारवादियों की क्रांति है 1848। उदारवादी 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की यह क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। एक गणतंत्र की घोषणा की गई। सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री और पुरुष ने संविधानवादी मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। 1848 की घटना से वहाँ के जो फरवरी 1848 की घटना से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई थी। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थी। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों में फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सौर जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया था। कब की बात है? 18 मई 1848 को। कितने निर्वाचित सदस्य थे? 831 थे। कितने थे? 831 थे। और इन प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर किसके संसद में? फ्रैंकफर्ट संसद में। और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। यह संसद किस में आयोजित हुई थी? सेंट पॉल चर्च में। कब की बात है? 18 मई 1848 को। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। जर्मन राष्ट्र के लिए क्या तैयार किया? संविधान का प्रारूप तैयार किया। राष्ट्र की अध्यक्षता एक जैसे राजा को सौंपी गई, जिसे संसद के अधीन रहना था। किसके अधीन? संसद के। जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा कौन थे? फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया। किसने अस्वीकार किया? फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने। निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जब कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया तो संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूर और कारीगरों को मांगों का विरोध किया, जिसमें से उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया। असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन एक अंदर महिलाओं का राजनीतिक अधिकार प्रदान करने में मुद्दा विवादास्पद रहा। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए और अखबार शुरू किए गए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान हालांकि मताधिकार से वंचित रखा गया। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, जो महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। लास्ट पॉइंट हमारा है ये है, हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन का दबाव पाने में कामयाब हुई। रूढ़िवादी ताकतें कब उदारवादियों को दबाव पाने में कामयाब हुई? 1848 की बात है। और राजाओं ने ये समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियासतें देकर क्रांति में दमन में चक्कर को समाप्त किया जा सकता है। 1848 के बाद वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाही ने उन प्रयत्नों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में बुदास्तव और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ था। और नए शब्द है, कुछ शब्द आए थे कि नारीवाद
स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध। क्या है? नारीवाद। और विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का एक समूह। क्या है? विचारधारा। तो जर्मनी और इटली का निर्माण है कैसे हुआ, और जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? तो 1848 के बाद। क्या है जी? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। कि 1848 के जो बाद है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। कि 1848 कब की बात है जी? 1848 के बाद यूरोप में किसका जनतंत्र? राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है का जो जनतंत्र है और क्रांति से अलगाव होने लगा, अलग अलग होने लगे। और राज्य की सत्ता है जो यूरोप में जो राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। जो रूढ़िवादी थे उन्होंने किसकी भावनाओं का इस्तेमाल किया था? राष्ट्रवादी भावनाओं को इस्तेमाल किया था। और इसे इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने थे। कि इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जैसे जर्मनी और इटली है ना, जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ है, एकजुट होकर क्या बने? एक राष्ट्र राज्य बने हैं। जैसा आपने देखा है कि राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों से काफ़ी व्याप्त थी। कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं है ना, मध्यम जो वर्गीय है जर्मन लोग थे उनमें काफ़ी व्याप्त थी। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर क्या एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। कि जो कह रहे कि जो राष्ट्र राज्य बने थे, कौन बने थे? जर्मनी और इटलीकरण राष्ट्र राज्य एकजुट होकर बने थे। और राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो कौन से वर्ग में? मध्य वर्ग में जर्मन लोगों में काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि 1848 की बात है। कब की बात है जी? 1848 में जर्मन महासंघ, कौन सी संघ थी? जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित क्या बना गई थी? संसद द्वारा एक शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास, एक निर्वाचित संसद के द्वारा क्या बनाया गया था? एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। मगर क्या हुआ कि राष्ट्र निर्माण की है उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। कि 1848 में कौन सी महासंघ थी? जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर क्या बनाया गया था? एक निर्वाचित संसद द्वारा निर्वाचन करके एक संसद के द्वारा एक राष्ट्र राज्य बनाने की बात कर रहे थे। परंतु क्या हुआ कि जो उदारवादी पहल थे, उदारवादी लोग थे और जो राजशाही और फौज की ताकत ने, जो उदारवादी थे, राजशाही और फौज की ताकत के कारण क्या हुआ? इनको है दबा दिया गया। और उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। जो पर्सा के जो बड़े भूस्वामी थे ना, उन्होंने भी समर्थन किया और इस कारण इनको दबा दिया गया। जो एक निर्वाचित संसद थी ना, निर्वाचित संसद के द्वारा एक पहल की गई, उनको दबा दिया गया था। और इसके बाद क्या? पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। कि पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व है संभाल लिया। कि इसके बाद क्योंकि इनको दबाया गया था, क्योंकि एक राष्ट्र राज्य बनाने चाह रहे थे एक निर्वाचित संसद के द्वारा, फिर उदारवादी आते हैं। उदारवादी पहल ने, जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी पहल थे, राजशाही और फौज की ताकत ने क्या? इनको दबा दिया गया। फिर उनके बाद एक पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। और उसका प्रमुख मंत्री कौन था? प्रमुख मंत्री था ओटो वन बिस्मार्क। उसका जो प्रमुख मंत्री कौन था? ओटो वन बिस्मार्क ने इस प्रक्रिया का जनक था कि एक राष्ट्रीय एकीकरण, जो पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभालता है। और जो इसका जो प्रमुख मंत्री था जो राष्ट्रीय एकीकरण का, वो कौन था? ओटो वन बिस्मार्क। कौन था? ओटो वन बिस्मार्क कौन था? ये एक इसका मंत्री था। ठीक थी। और इस प्रक्रिया का जो जनक माना जाता है वो ओटो वन बिस्मार्क माना जाता है, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। पर्सा की सेना से और नौकरशाही की मदद ली थी, वो कौन था? ओटो वन बिस्मार्क, जो इस प्रक्रिया का जो जनक माना जा रहा है। और
7 वर्ष के दौरान, कितने वर्ष के दौरान जी? 7 वर्ष के दौरान, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पर्सा को जीत हुई थी। पर्सा को जो जीत हुई है, पर्सा को जो जीत हुई है वो किन किन जगहों से हुई है? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में, 3 युद्धों में पर्सा की जो जीत हुई है। और इसमें जो 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 ओटो वन बिस्मार्क ने जो मदद मांगी थी वो किससे मांगी थी? पर्सा की सेना से मदद मांगी थी, पर्सा की सेना से मदद मांगी थी। और किसने मानी थी? ओटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। और इन्होंने 3 युद्धों में पर्सा को जीत हुई थी। कौन से 3 युद्ध थे? ऑस्ट्रिया का युद्ध था, डेनमार्क का युद्ध था और फ्रांस का युद्ध था। और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और इस प्रकार है राष्ट्रीय एकीकरण की जो प्रक्रिया वो पूरी होती है जनवरी 1871 में। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह है, उस पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। कि एक जो सम्मेलन होता है उस सम्मेलन में कब होता है? 1871 में। 1871 में क्या होता है? वर्साई में होता है। और एक उसमें जो पर्सा का एक राजा है विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट है वो घोषित किया जाता है। कि 1871 में वर्साई में हुए एक सम्मेलन या समारोह में एक पर्सा के राजा किसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है? तो क्या आएगा हमारा आंसर? राजा विलियम प्रथम को, राजा विलियम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है। कब? 1871 में एक सम्मेलन होता है उसमें। और कौन है? पर्सा का एक राजा होता है। ठीक जी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं कि 1848 में क्या हुआ था? यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। सत्ता को बढ़ाने और यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादी ने अक्सर राष्ट्रवादी को भावना का इस्तेमाल किया था। जो कौन सी किसका राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया था? फिर हमने देखा कि दूसरा हमारा पॉइंट है जिसमें जर्मनी और इटली है एकजुट। कौन से लोग हैं जो एकजुट हुए थे? जर्मनी और इटली देश है ये एकजुट हुए थे और क्या बनाना चाहते थे? राष्ट्र राज्य बनाना चाहते। परंतु इसमें जो राष्ट्रीय भावना किस में थी? मध्य वर्गीय में बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद क्या हुआ था? 1848 में कौन सी क्या थी? 1848 में क्या होता है? जर्मन महासंघ। जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर, जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर क्या बनाई गई थी? एक निर्वाचित संसद द्वारा क्या बनाया गया था? राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। 1848 में कौन सी महासंघ? जर्मन महासंघ के द्वारा क्या बनाया जा रहा था? एक राष्ट्र राज्य बनाया जा रहा था। परंतु इसको दबा दिया गया। किसके द्वारा दबा दिया? उदारवादियों के द्वारा। उदारवादी और जो रासाई और ताकतवर सेना थे उन्होंने क्या किया कि इनको दबा दिया। इसके बाद कौन आता है? एक पर्सा। पर्सा के एक बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। पर्सा के फिर एक मंत्री आता है, कौन है? ओटो वन बिस्मार्क। इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है जिसे पर्सा की सेना और नौकरशाही से मदद लेता है। फिर इसने क्या किया? राष्ट्रीय एकीकरण करता है। और ये कौन से तीन जगह से युद्ध है वो जीतता है। कौन कौन से युद्ध है जी? ऑस्ट्रेलिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से। इस प्रकार तीनों युद्धों में किसकी जीत होती है? पर्सा की जीत होती है। और इस तरह एकीकरण प्रक्रिया पूरी होती है। कौन है? ओटो वन बिस्मार्क मंत्री था। और एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम कंपटीशन के लिए कि जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम को सम्राट घोषित किया गया था। वो कहाँ का था? जर्मनी किस जगह का किया गया था? जर्मनी का। और कौन था? राजा विलियम प्रथम था। तो 18 जनवरी 1871 की, 18 जनवरी कब की बात है जी? 18 जनवरी 1871 की। सुबह बहुत ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री कौन है? ओटो वन बिस्मार्क समेत, ओटो वन बिस्मार्क समेत पर्सा के कौन है? महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल के बेहद ठंडे शीश महल, कौन सा शीश महल? हॉल ऑफ मिरर्स में हुई थी। कि जनवरी 1871 में हुआ था एक हमारा क्या सम्मेलन होता है? उस सम्मेलन में जो जर्मनी के जो सम्राट घोषित किए जाते हैं वो कौन है? पर्सा का कौन मंत्री राजा होता है? राजा विलियम प्रथम होता है। राजा विलियम प्रथम। फिर होता है 18 जनवरी 1871 में एक जर्मन राजाओं के द्वारा राजकुमारों ने, जर्मन के जो राजकुमार थे उन्होंने सेना के प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री कौन है? ओटो वन बिस्मार्क समेत क्या है? महत्वपूर्ण मंत्री की एक बैठक होती है। उस बैठक में, और वो बैठक होती है जो महल होता है, शीश महल होता है, उसका नाम क्या है? हॉल ऑफ मिरर्स। और इस सभा ने पर्सा में जो काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। कि एक 18 जनवरी 1871 में एक बैठक होती है। एक जो पर्सा का जो मंत्री होता है कौन? ओटो वन बिस्मार्क समेत होती है बैठक। और जो शीश महल होता है उसका नाम क्या होता है? तो हॉल ऑफ मिरर्स।
हॉल ऑफ मिरर्स। और इसमें क्या बात होती है, इसमें क्या मीटिंग होती है, तो क्या घोषणा करने की कहते हैं, तो इसमें कहते हैं कि काइजर जो विलियम प्रथम है, काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई है कि 18 जनवरी 1873 में जो शीश महल है हमारा हॉल ऑफ मिरर्स, उसमें जो मंत्री है ऑटो, जो वहाँ के मंत्री और प्रमुख जो मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क है, उस वो भी शामिल होता है उसमें। एक उन्होंने एक घोषणा की करते हैं, किस किस की घोषणा करते हैं कि जर्मन में नए साम्राज्य की घोषणा की जाए, और जो वर्षा सभा में जो वर्षा के ने काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में होती है। नेक्स्ट, जर्मनी में राष्ट्र निर्माण, जर्मनी में जो राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। जो जर्मनी में क्या दर्शा रहा है, जर्मनी में जो राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण में काफ़ी जोर दिया, और पर्सा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना था। कि जर्मनी में हमने देखा कि क्या है, एक नए राज्य के राष्ट्रीय जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे, परंतु क्या प्रॉब्लम आई कि जो उदारवादी थे उन्होंने इनको दबाने की कोशिश की थी। और फिर एक मंत्री आता है पर्सा का, कौन है, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो जर्मनी का एकीकरण के लिए जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पर्सा की सेना से मदद मांगता है। फिर 3 जगह ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, यहाँ से उन्होंने 3 युद्ध जीतता है। फिर क्या ये प्रक्रिया है जो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरा कर लेता है। फिर 1873 की एक बात थी, 1873 में एक घोषणा करते हैं। क्या घोषणा की, वहाँ एक राजा था विलियम प्रथम, जो उनको जर्मनी का जो राजा विलियम प्रथम था, जर्मनी का सम्राट घोषित करते हैं। फिर 18 जनवरी 1873 के बाद 18 जनवरी 1873 के बाद क्या हुआ, 18 जनवरी 1872 में राजा, वहाँ जर्मनी के कुछ प्रमुख राजा और जो मंत्री होता है कौन, ऑटो वॉन बिस्मार्क, और वो भी उससे शामिल होता है। एक शीश महल में एक बैठक होती है, और जो शीश महल होता है उसका नाम क्या है, हॉल ऑफ मिरर्स, हॉल ऑफ मिरर्स ये शीश महल होता है जी, जो ये इस फोटो में दिखाया जा रहा है, चित्र में दिखाया जा रहा है। परंतु इसमें जो साम्राज्य की जो घोषणा करते हैं वो कौन है, काइजर विलियम। कौन है, काइजर विलियम। कौन है जी, काइजर विलियम। और इटली, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण हमने देखा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जाना जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। कौन जाना जाता है, जर्मनी ऑटो वॉन बिस्मार्क। अब देखते हैं इटली के एकीकरण के लिए कौन प्रमुख व्यक्ति होता है, क्या किस तरह इटली का एकीकरण होता है, किन किन चीज़ों से इनको गुजरना पड़ता है, ये हम डिस्कशन करते हैं। जर्मनी की तरह इटली में, जर्मनी कह रहा है कि जर्मनी की तरह भी इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। कि राजनीतिक क्या थे, विखंडन, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बंटे हुए थे, एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्य था, बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा था। वंशानुगत क्या है, अपने जो वंश से जो चला रहा है वो, इस यहाँ भी इटली में वो सिस्टम चला रहा था। और तो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा था। इटली 19वीं सदी में, हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 19वीं सदी में इटली कितने भागों में बंटा हुआ था, 7 राज्यों में। कितने भागों में, 7 राज्यों में बंटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, एक जो इतालवी राजघराने का शासन था। कि इटली कितनी राज्यों में बंटा हुआ था, 7 राज्यों। कौन से टाइम में जी, 19वीं शताब्दी में। और एक केवल कौन था, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट, एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। जो उत्तरी भाग है वो किसमें था, ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्यम इलाकों पर पोप का शासन था। मध्यम इलाकों पर किसका था, पोप का शासन था। दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। जो इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। ये 19वीं शताब्दी में इटली है कितने भागों में बटा था, 7 भागों में बटा था, जिसमें से केवल एक राजघराना था, राजघराने का शासन था। इटली में कितने राज्य में, 7 राज्यों में बटा, जिसमें से केवल एक क्या था, जो इतालवी राजघराने का शासन था, वो कौन था, एक सार्डिनिया, जो पिडमॉन्ट है वो था। और उत्तरी भाग में कौन था, ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। उत्तरी भाग किसके अधीन था, ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग थे उनके अधीन था। मध्यम जो इलाकों पर
पोप का शासन था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 19 कितने भागों में बटा था? 19 शताब्दी में इटली 7 भागों में बटा था, जिसमें एक इतालवी राजघराने का शासन था। कौन था? एक सार्डिनिया था। और उत्तरी भाग किसके अधीन था? उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्यम इलाकों पर किसका अधिकार था? मध्यम जो इलाकों पर पोप का शासन था। दक्षिणी क्षेत्र के स्पेन पर, जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी जो साउथ वाला क्षेत्र है, उसमें किसका था? स्पेन के बुर्बोन राजाओं के अधीन थे। जो इटली है, इटली कितने भागों में बटा था? 7 भागों में। जो इटली में जो जो केवल एक कौन था? इस केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट के इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग किसके अधीन था? उत्तरी जो भाग है इटली का, वो किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्यम इलाकों पर किसका अधीन था? पोप थे। दक्षिण क्षेत्र में कौन थे? स्पेन के बुर्बों के राजाओं के अधीन थे। तीनों क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं यहाँ से एग्जाम पॉइंट्स की तरफ से। और जो बोर्ड एग्जाम है एनसीईआरटी जो 10th क्लास के, इनमें भी हमारे क्वेश्चन ये बन सकते हैं। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था। अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में 1830 के दशक में जो मैथिनी है कि एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। 1830 में कौन है? जियुसेप्पे मैथिनी है ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए जो इतालवी गणराज्य के लिए क्या है? सुविचार किया, एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम, यहाँ से एक पॉइंट हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की भी बनाया। एक यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन है, ये किसने बनाया था? तो हमारा जो आंसर आएगा कौन था? जियुसेप्पे मैथिनी। जो मैथिनी है, जियुसेप्पे मैथिनी है, ये एक गुप्त संगठन बनाया था। कौन सा? यंग इटली। और इन्होंने भी इतालवी गणराज्य के लिए सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे, इसलिए इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया। क्या गुप्त संगठन था? यंग इटली था। 1831 और 1848 में 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की अस्पताल से युद्ध के जरिए जो इतालवी राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी थी, किसकी थी? जो सार्डिनिया पिडमोंट के शासक कौन थे? विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी। कि जो पहले तो हमें देखना है कि जो उत्तर में था, जो उत्तरी जोन में जो है, उत्तर की साइड में था, वो कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट के अधीन था। और इनके अधीन है वो सारी जिम्मेदारी आ गई थी। और जो सार्डिनिया जो पिडमोंट के जो शासक कौन है? वो है विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर। जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय है, वो कहाँ का शासक था? वो था जो सार्डिनिया पिडमोंट का। और इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख है कावीर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए, जो इटली के जो प्रदेशों को जो एकीकृत है या इकट्ठा करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। नया तो एक क्रांतिकारी था और नया ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला, जो इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। दोस्तों यहाँ से हम दोबारा से पढ़ते हैं कि 1831 और 1848 में क्या जो क्रांतिकारी विद्रोह हो रहे थे, उनकी अस्पृश्यता से युद्ध के जरिए जो इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी थी, जो इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो सार्डिनिया पिडमोंट के शासक कौन था? जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी। किस पे आई थी? जो इतालवी राज्यों को जोड़ना है, जो इतालवी राज्य है उनको एकजुट करना है, जोड़ना है, तो ये जो जिम्मेदारी है किस पे आ गई थी? विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी। और कहाँ का शासक था? वो था सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था। और इस क्षेत्र के जो सार्डिनिया पिडमोंट में क्षेत्र में शासक है अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत है इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। कौन सी संभावना उत्पन्न करता? आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की। कौन सी? आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख कावीर, जिसने इटली के प्रदेशों को, जो प्रमुख मंत्री कौन था? जो कावीर था, और जिसने इटली के प्रदेशों को इकट्ठा करने के लिए, जो एकीकृत करने वाले आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, इटली के जो एकीकरण को करने का जो नेतृत्व किसने किया था? वहाँ का जो कौन था? कावीर था। और न तो वह क्रांतिकारी था,
नए जनतंत्र में ये जो है, जो प्रमुख मंत्री था वो न तो एक क्रांतिकारी था, न ही एक जनतंत्र था विश्वास रखने वाला। और जो इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम जो अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर, जो जो इतालवी अभिजात वर्ग के थे, जो ना तो उनकी भाषा बोलता था, परंतु कौन सी भाषा अधिक बोलता था? फ्रेंच। और फ्रांस में जो सारेडिनिया जो है पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावीर खा था। किसका हाथ था? कावीर का हाथ था। जो फ्रांस में एक संधि होती है, कौन? सार्डिनिया पिडमोंट के एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे कावीर का हाथ था। सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ था। नियमित सैनिकों के अलावा जो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र हैं और सब सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। 1860 में दक्षिण इटली में 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए थे। कि नियमित सैनिकों के अलावा जो ज्यूसेppe है, जो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में एक जो सैनिक है और सब सेवक है, इस युद्ध में हिस्सा लिया था। किसके नेतृत्व में? गैरिबाल्डी आता है। इसके नेतृत्व में 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में जो इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया गया था। कि 1861 में जो इटली का राज्य घोषित किया गया था, इटली का जो राज्य है घोषित किया गया था एकीकृत करने के लिए, वो किसे घोषित किया था? इमैनुअल द्वितीय को। और मगर इटली के अधिकांश निवासी जिनसे क्या थे? निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। वो मानते थे कि लोटालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं। कि इटली का जो एकीकरण है, वो इटली है किन किन विभागों में बंटा था? राजनीतिक विखंडन के लंबा इतिहास था। वसानुगत राज्य बहुराष्ट्रीय एप्सिलॉन है, ये इसमें बिखरा हुआ था। ठीक जी। और 19वीं शताब्दी में इटली कितने भागों में बंटा था? 19वीं शताब्दी हमारा पॉइंट है यहाँ से एक, कि 19वीं शताब्दी में इटली कितने भागों में? 7 भागों में बंटा था। जो एक ही जो राजघराने का शासन था वो कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट था, एक राजघराना था। सार्डिनिया पिडमोंट में राजघराने का एक ही शासन था और 7 भागों में इटली बटा हुआ था। और उत्तरी भाग में कौन थे? ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्यम इलाकों में पोप के अधीन था। दक्षिण में स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। ठीक है। 1830 के बाद एक व्यक्ति है, कौन है? ज्यूसेppe मैज़िनी, जो इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम चलाते हैं। और उन्होंने जो है ज्यूसेppe मैज़िनी ने क्या एक गुप्त संगठन बनाया था। कौन सा? यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था। और 1831 और 1848 की असफलता के कारण इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी किसके अधीन आ गई थी? सार्डिनिया जो पिडमोंट है, एक राजघराना है, उसका एक शासक होता है, कौन? विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इस पे अधीन आ गई थी। और जो एक सार्डिनिया जो पिडमोंट में एक फ्रांस में एक क्या हुआ, एक संधि होती है, इसमें किसका हाथ था? कावीर का हाथ था, जिससे सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ था। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। फिर एक व्यक्ति आता है, कौन? गैरिबाल्डी। ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और सेवकों ने हिस्सा भी लिया युद्ध में। और 1860 में हुए दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल भी रहे थे। किनका? स्पेनिश शासकों का। और फिर एक 1861 में क्या हुआ कि इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया। किसको? इटली का जो राज्य है किसको घोषित किया गया था? इमैनुअल द्वितीय को। कब किया गया था? 1861 में। जो इमैनुअल द्वितीय की जो पत्नी है, क्या नाम था? विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है।
कि कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि जो राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का जो मॉडल है वो क्या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, कि जो ग्रेट ब्रिटेन है एक राष्ट्र राज्य का मॉडल आदर्श माना गया। और ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण है अचानक नहीं हुआ। कह रहा है कि जो ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है ये कोई अचानक नहीं हुआ, कोई उथल या पुथल से नहीं हुआ, पर कोई परिणाम नहीं था। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी कि जो एक ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन है उसमें एक राष्ट्र राज्य का जो मॉडल आया है वो कोई अचानक नहीं आया, कोई ऐसे ही नहीं आया हुआ, क्योंकि एक लंबी से चलने वाली प्रक्रिया थी, उससे एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में। अठारहवीं सदी के पहले जो ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, कि 18वीं शताब्दी के पहले है एक जो ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। जो ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान है और निर्जातीय थी। कि जो 18वीं शताब्दी के जो पहले है ना एक जो ब्रितानी है ये राष्ट्र था या नहीं, परंतु जो ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग क्या थे, अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट थे और आयरिश की मुख्य पहचान क्या थी, निर्जातीय थी। इन सभी जातीय समूह की अपनी अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था। कि 1688 में क्या हुआ कि एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद जो कौन सी संसद है, एक आंग्ल संसद है। 1688 में, कब की बात है जी, 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी और इस संसद कौन सी, जो आंग्ल संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था, जिसके केंद्र में क्या था, इंग्लैंड था। एक राष्ट्र राज्य के रूप में एक निर्माण हुआ था और जिसके केंद्र में क्या था, एक इंग्लैंड था। किस संसद के द्वारा, आंग्ल संसद के द्वारा। कब, 1688 में। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन कब की बात है जी, 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था, तो हमारा आंसर आया 1707 में। किस किस के बीच, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद जो ब्रितानी संसद में, कौन सी, ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा था। कि इसके बाद, कब के बाद, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होने के बाद और जो ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा था, एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश आइलैंड्स के निवासी, जो स्कॉटिश आइलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने भी जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। कि किन लोगों को उनका दमनकारियों का सामना करना पड़ा था, किन लोगों को, स्कॉटलैंड आइलैंड के निवासी कौन थे, जिन कैथोलिक कुल ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। कि जब भी जो स्कॉटिश आइलैंड्स के निवासी हैं वो उन्होंने अपनी आज़ादी को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रयास किया तो उन्हें क्या, दमनकारियों ने रोकने का प्रयास किया था। और स्कॉटिश जो आइलैंड्स के लोगों को
जो स्कॉटिश आइलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। कि किन लोगों को, क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा, किन लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी? किन लोगों को? स्कॉटिश जो आइलैंड्स के थे उन लोगों को। अगर ये अपने आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास करते थे तो इन लोगों को, किन लोग हैं जो स्कॉटिश आइलैंड के जो कुल थे उनको दबाने का भी प्रयास किया गया था। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपने वतन छोड़ने और मजबूर किया था। किन लोगों को? जो स्कॉटिश आइलैंड्स के कुल लोग, कुछ लोग थे, समूह थे, उनको क्या है कि उनकी अपनी जो पोशाक थी वो पहनने के लिए मनाही थी। और जब इन्होंने अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया था तो इनको जो दमनकारी थी इन्होंने रोकने का भी प्रयास किया था। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही असर हुआ कि आयरलैंड है, इसका भी कुछ ऐसा ही असर हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों की गहराई में बंटा हुआ था। आयरलैंड का कुछ हिस्सा ऐसा ही हुआ था कि वह देश कौन है? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों की गहराई में बंटा। किन में बंटा हुआ था जी? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो प्रोटेस्टेंट है इन धार्मिक गुटों की गहराई में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी। किन लोगों को और किस धर्म को मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी? अंग्रेजों ने किसमें? आयरलैंड में जो कौन से धर्म को मानने वाले थे? जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो आयरलैंड में एक धर्म है, कौन सा धर्म था? प्रोटेस्टेंट है, उस धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक जो कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी। कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया? अंग्रेजों ने कहा कि आयरलैंड में इस धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा वो फैला रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धर्म को माने। कौन से धर्म को? प्रोटेस्टेंट धर्म को। और इसी बीच क्या हुआ? जो ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। कि जो ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए जो कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया था। और वोल्फटाउन और उसकी यूनाइटेड जो आयरिशमैन की अगुवाई में हुए एस्पल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक है यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया। जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें शामिल कर दिया। कब? जो आयरलैंड को 1801 में। किसके? बलपूर्वक। जो क्या है? ताकतवर शक्तिशाली होने के कारण जो आयरलैंड को किसमें? यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। कब जी? 1801 में। और क्या हुआ था कि मेन जो बात थी वो थी वोल्फटाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन थे 1798 की अगुवाई में एस्पल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को जो बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया था। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था। कि किस संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था? आंग्ल संस्कृति का। कौन से राष्ट्र का निर्माण किया गया था? ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया। और कब है? जो वोल्फटाउन है उसकी यूनाइटेड जो आयरिशमैन थे वो एस्पल हुए। तो उसके बाद एस्पल के बाद आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया था? 1801 में मिलाया गया था। और एस्पल कब हुए? 1798 में इन्होंने अगुवाई की थी। परंतु एस्पल होने के बाद आयरलैंड को एक यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया और एक नए राष्ट्र बनाया गया। कौन सा? ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया था। और इस पर जो संस्कृति का जो प्रभाव हुआ था वो आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था। ये नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान कौन क्या था? गॉड सेवर आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया था। जो बढ़ावा है वो दिया गया था। और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह गए थे। कि 1801 में जब
आयरलैंड को किस में मिलाया गया था? यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था। फिर एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था, जो ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, और संस्कृति हुई थी, आंग्ल संस्कृति हुई थी। और ब्रिटेन के जो प्रतीक थे, चिन्ह थे, ब्रिटानी झंडा, जो यूनानी यूनियन जैक, और राष्ट्रीय गान क्या था? गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। और पुराने राष्ट्र इस संघ में माथा सहयोगी के रूप में रह गए थे। और जो एक व्यक्ति है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, जो इस 1807 से 1882 संवत इटली के स्वतंत्रता सेनानी में सबसे मशहूर थे। इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे मशहूर क्या थे? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। उसका संबंध ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था। कौन से व्यापार से? तटीय व्यापार से था। कौन था? गैरिबाल्डी, जो इटली के एक स्वतंत्र सेनानियों में से था, और सवे व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। जो गैरिबाल्डी है, ये क्या था? एक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उसकी मुलाकात, 1833 में जो गैरिबाल्डी है, ज्यूसेप्पे है, इसकी मुलाकात किससे हुई थी? मैथिसनी से हुई थी। किससे हुई थी? मैथिसनी से हुई थी। और यंग इटली आंदोलन चलाया था। यंग इटली आंदोलन है, किसने चलाया था? गैरिबाल्डी था, जो इटली के स्वतंत्र सेनानी में से एक था। 1833 में किससे मुलाकात हुई थी? मैथिसनी से हुई थी। और ये कौन सा आंदोलन चलाया था? यंग इटली आंदोलन चलाते हैं। और 1834 में पीडमोंट के गणतंत्रीय विद्रोह में उसने भाग लिया था। कि गैरिबाल्डी ने कब भाग लिया था? 1834 में। कौन से में? पीडमोंट के गणतंत्रीय विद्रोह में उसे भाग लिया था। यह विद्रोह कुचल दिया गया, जो गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा। गैरिबाल्डी को कहाँ भागना पड़ा था? दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा था। और वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 में उसने जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय का समर्थन किया था। कि गैरिबाल्डी है ने किसका साथ दिया था? किसका समर्थन दिया था? जो इमैनुअल द्वितीय का, जो इतालवी राज्य को एकीकृत करने का, जो एकजुट करने का प्रयास कर रहा था। कौन? विक्टर इमैनुअल। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, 1000 लोगों का अभियान, 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था। 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व इटली के किसने किया था? दक्षिण इटली में 1860 में गैरिबाल्डी ने किया था। क्या था? एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, 1000 लोगों का एक अभियान। ये किसने चलाया था? गैरिबाल्डी ने। इस अभियान में 9 स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय थे। रेड शर्ट्स के नाम से कौन थे जो सब से जुड़े हुए थे? और कौन सा एक क्या चलाया था? एक अभियान चलाया था गैरिबाल्डी ने, 1000 लोगों का अभियान। कब है? 1860 की बात है। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्य से लड़ने रोम गई थी। कि कब गई थी रोम? 1867 में। किसके नेतृत्व में? गैरिबाल्डी के। और इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। इटली के जो एकीकरण हो रहा था एक राष्ट्र के रूप में, उसमें बाधा के रूप में क्या थी? कि एक सेना क्या थी? पेपल। एक सेना पेपल थी जो कहीं से गई थी? रोम से। जो इटली के एकीकरण का जिसके लिए जो बाध्य था लास्ट में कौन था? एक रोम था। और वहां एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट्स के और फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिक के सामने टिक नहीं पाए। पेपल सैनिक कौन थे? इटली से थे। और 1870 में जब पर्सा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा दिए, तो तब जाकर पेपल राज्य अंत इटली में जो है सम्मिलित हुआ था। ये है जो गैरिबाल्डी, जो इनका चित्र है दर्शाया हुआ है चित्र नंबर 15 में। जो गैरिबाल्डी है
सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टोरियो को इटली नामक बूट जूता पहनाने में मदद करते हैं। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, जो राष्ट्र की जो दृश्य कल्पना है वो कैसे है? किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है कि कोई भी शासक है उसको एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना, उसको दर्शाना एक आसान काम है। किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है कि कोई शासक है उसके एक चित्र बनाते हैं या मूर्ति के रूप में दर्शाना या अभिव्यक्त करना एक आसान काम है, परंतु एक राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया है कि किसी शासक को उसका चेहरा दिखा के और उसकी मूर्ति बना के क्या अभिव्यक्त करना, उसको दर्शाना आसान काम है, परंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाता है ये कैसे पता है? तो ये 18वीं और 19वीं सदी में किन्होंने कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक दूसरे को कुछ यूं चित्रित किया है कि जो कलाकार है 18वीं और 19वीं शताब्दी ने एक देश को एक राष्ट्र के रूप में दर्शाने के लिए कुछ चित्र है वो बनाए हैं। जैसे वह कोई व्यक्ति हो, उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए कि जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति कब होती है फ्रांस की? 1789 में, 1789 1789 में कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्र, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका रूप लिया था? नारी रूपक का प्रयोग किया था। इन आदर्शों को स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे आदर्शों को विशेष वस्तुओं और प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? स्वतंत्रता का जब प्रतीक क्या था? लाल टोपी या टूटी जंजीर थी। और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पट्टी हुई बांधी हुई थी और तराजू ली हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने किनके विचार स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचार व्यक्त या प्रकट करने के लिए किनका प्रयोग किया था? नारी रूप का प्रयोग था। इन आदर्शों को, जो स्वतंत्रता है, न्याय है और गणतंत्र है, इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं और प्रतीकों से व्यक्त किया गया है। स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? लाल टोपी या टूटी जंजीर थी। लाल टोपी या टूटी जंजीर किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता का प्रतीक था। इंसाफ को, जो इंसाफ है उसको आमतौर पर एक ऐसी महिला के जो इंसाफ होगा, सभी के लिए समान होगा, ये क्या किसके रूप में दर्शाया गया? प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया गया एक ऐसी महिला के रूप में जिसकी आंखों पर क्या बांधी हुई है? पट्टी बंधी हुई है और तराजू लिए हुए है कि जो इंसाफ है सभी के लिए बराबर हो, इसलिए तराजू है। और आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी है कि किसी को बिना मतलब एक दूसरे को उसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए क्या है उस ऐसा अंदाजा है कि पट्टी बांधी है कि सभी के समान रूप से किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, सभी के लिए कानून हो, बराबर हो। और इसी प्रकार नारी रूपक का आविष्कार कलाकारों ने, जो नारी जो रूपक है उनका आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया है। किस सदी में किया है जी? 19वीं सदी में किया है जी। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियोन दिया गया था। कि 19वीं शताब्दी में नारी रूपक का आविष्कार हुआ है और फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियोन दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया है। उसके चिन्ह भी, जो चिन्ह है
वो स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियोन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती है। कि मारियोन की जो प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई? चौक पर। क्यों लगाई गई? जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, लोग उसे तादात्म्य स्थापित कर सके। जो मारियोन की छवि है सिक्कों, डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। मारियोन की जो छवि कहाँ की गई? डाक और टिकटों पर और सिक्कों पर भी। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया है किसका रूपक बन गई थी? जर्मन राष्ट्र का। जो चाक्षुष अभिव्यक्तियों को जर्मेनिया ब्लूत वृक्ष के पत्तों की मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन ब्लूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन ब्लूत किसका? वीरता का प्रतीक है। जर्मनिया है चित्रकार फिलिप वेट। चित्रकार ने क्या है, इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया था, जो सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था। रूपक क्या है? जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपक जो एक क्या है? रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। जो आजादी मिलना किसका महत्व था? टूटी हुई बेड़िया किसका प्रतीक है? टूटी हुई बेड़िया क्या है? टूटी हुई बेड़िया आजादी मिलना। जो बाज छाप कवच किसका है? जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति का। जो ब्लूत पत्तियों का मुकुट किसका? बहादुरी का। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य के प्रतीक शक्ति का। जो तलवार है मुकाबले की तैयारी करना। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्य के ड्यूकस ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते सूर्य की किरणें क्या? एक नए युग का सूत्रपात। कि 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। कि 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का जो वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव है वो नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। कि कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी है उसके अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया है। अब है राष्ट्रवाद क्या रह गया है? एक सीमित लक्ष्य वाला, क्या रह गया जी? सीमित लक्ष्य वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया है। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। कि 19वीं शताब्दी है उसके अंतिम चौथाई तक क्या राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो पहले प्रथम भाग में था। राष्ट्रवादी है क्या रह गया? किन लक्ष्यों तक रह गया? कि संकीर्ण सिद्धांत बन गया है और जो राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी जो आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। कि 1871 के बाद क्या हुआ कि यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का जो स्रोत है बाल्कन क्षेत्र था। कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था? कौन सा क्षेत्र था? बाल्कन। इस क्षेत्र में, बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी।
क्या थी? भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, जो बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़गोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो शामिल थे। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र के जो निवासी थे आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। जो इस क्षेत्र के थे उन लोगों को क्या पुकारा जाता था? स्लाव पुकारा जाता था। क्या पुकारा जाता था? स्लाव पुकारा जाता था। और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन का जो एक क्षेत्र था किसके हिस्से में था? ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। और जो ये क्षेत्र थे बुल्गारिया है, यूनान है, बोस्निया है और जो सर्बिया है, इन क्षेत्र में निवासियों को आमतौर पर किस नाम से पुकारा जाता था? स्लाव पुकारा जाता। स्लाव। क्या? स्लाव। और जो एक बड़ा हिस्सा बाल्कन क्षेत्र का किसके हिस्से में था? ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रीयवाद के विचारों को फैलाने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहता था, किंतु इससे बहुत कम सफलता मिली। ये 19वीं सदी में क्या है? ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, किंतु इससे बहुत कम सफलता मिली। क्या मिलती? कम सफलता। एक के बाद उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन जो लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। क्या दिया? बाल्कन लोगों ने। बाल्कन जो क्षेत्र के थे उन्होंने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का अधिकार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वो कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्ष को लंबे से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से बाहरी ईर्ष्या करते और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। क्या होने लगा? कि बाल्कन जो क्षेत्र था उनमें बड़ी शक्तियाँ थी। बड़ी शक्तियों के बीच क्या हुआ? आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी ही हर ताकत बाल्कन पर अनेक शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इस प्रकार इलाके में कई युद्ध हुए और प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो रूस है, जर्मनी है जी, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर उन शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इस इलाके में कई युद्ध हुए और प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। साम्राज्यवाद से जुड़कर साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप का महाविपदा की ओर ले गया। कि साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद है 1914 में यूरोप को क्या ले गया? महाविपदा की ओर ले गया। इस विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए। इसमें अर्थ में राष्ट्रवादी थे। सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह की विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर ये विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया।
तो आज जो हमारा जो पहला जो लेसन था वो हमने अध्ययन किया है, और आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ हम फिर से कल मिलते हैं। और आज की सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।